नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ 5 और बेहतरीन प्रश्न जो कि आपकी सीडीपी के विषय में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत है वो है, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स indicate that a child is emotionally and socially fit in a class except। तो यहां पे हमसे एक्सेप्ट वाला के अतिरिक्त का प्रश्न पूछा गया। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित दिखाई देगा। तो हम अगर देखें तो पहली चीज इसमें दिखाई देती है, कंसंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कंपटीशन विथ पीयर्स। हम उम्र साथियों के साथ दृढ़ता पूर्वक प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहां पर हम कंपटीशन की बात को अब नहीं देखते हैं। हम बच्चों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की बात नहीं करते। अब हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं कोऑपरेशन की। हम सहयोग या सहकारिता की बात करते हैं। तो पहला कथन ही हमारा गलत है। तो मोस्ट प्रोबेबली उत्तर यही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बाकी कथनों को भी देख लेते हैं। डेवलप गुड रिलेशनशिप विद द पीयर्स, ये करना है हमें, क्योंकि कोऑपरेशन सहकारिता में हम देखते हैं कि हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास होना है। कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्यों को बच्चा स्वीकार करता है और उसके हिसाब से अपने आप को विकसित करता है। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, क्रोध तथा हर्ष यानी संवेगों का प्रबंधन प्रभावी रूप से कर सके। तो इसलिए उत्तर यहां हमें पहला देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। Which of the following statements support role of environment in the development of a child? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यहां पे फिर हम देखें तो फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मॉरली गुड। यहां हमसे बात की गई है किसके ऊपर? फिजिकल फिटनेस के ऊपर। इसके ऊपर मॉरल डेवलपमेंट बताया गया है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे को हम नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक रूप का मतलब हमारे पास हो गया बच्चे के नेचर के ऊपर बात हो रही है, बच्चे की प्रकृति के ऊपर बात हो रही है। यहां पे अगर हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारे पास एक नर्चर का और नेचर का दोनों के ऊपर बात हमारे पास देखने को मिल गई। तो यहां पे हम किस चीज को देखेंगे? यहां पे हम पाएंगे कि ये कथन डूबियस हमें देखने को मिलता है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि नेचर का रोल है कि नर्चर का रोल है। फिर दूसरा इसमें हम बात करते हैं, दूसरे कथन को देखते हैं। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन व्हाइल्स अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट। कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो ये संज्ञान विकास के ऊपर बात है, ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के ऊपर बात है। अब कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का भी बेसिस यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि ये नेचर पे है, ये नर्चर पे है। इसका आधार ये नहीं है कि ये प्रकृति पर है या पोषण पर है। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें भी हमें देखने को नहीं मिल रहा कि हमारे पास बुद्धि लब्धि लास्ट में बढ़ी है, उसमें वातावरण का रोल है या जैव विकास का भूमिका है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, कोरिलेशन बिटवीन IQ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स। तो डिफरेंट होम्स का मतलब अलग अलग वातावरण की बात की जा रही है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका जीन्स सेम है, जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जीन्स सेम होता है, जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान 0.75 है हमारे पास। यानी यहां पर हमें दिखा कि 0.25 डिफरेंट है ड्यू टू एनवायरमेंट। यहां पे 0.25 हमें देखने को मिलती है कि भिन्न होता है किसके कारण? लालन पालन के कारण। तो इसलिए यहां पर हम सबसे सटीक उत्तर चौथे को देख सकते हैं। चौथा उत्तर हमें
सबसे सटीक दिखता है जहां पे रोल ऑफ एनवायरनमेंट है कि एक समान प्रकृति होने के बावजूद, दोनों के जीन्स होने के बावजूद, यानी दोनों का जो हमारा, हम इसको किस सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे, तो इसके लिए जो हम सिद्धांत देखेंगे वो हम देखेंगे फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि कैटल और हॉर्ने की है। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, जो कि कैटल और हॉर्ने का हमें देखने को मिलता है। इसमें वो बात क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं जो कि हमारी जैविक बुद्धि है, इसको वो फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। जो हमारी प्राकृतिक जैविक क्षमता है, इसको कैटल और हॉर्ने तरल बुद्धि कहते हैं। अब क्योंकि इस प्रश्न में हम देखेंगे कि दोनों एक समान जुड़वा है, यानी उनका प्रकृति एक समान होगी, उनकी जो ये प्रकृति है वो एक समान होगी, लेकिन फिर भी उनमें 0.25 की भिन्नता देखने को मिलती है और 0.75 की समानता देखने को मिलती है। तो ये जो भिन्नता है, इसे कैटल एंड हॉर्ने क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंस है दोनों के इंटेलिजेंस में, ये है ड्यू टू एक्सपीरियंस। इसे ये क्रिस्टल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसे कैटल हॉर्ने कहते हैं कि अनुभवों, अधिगम और प्रशिक्षण के कारण जो क्षमता होती है, उसे ये कहते हैं कि ये रवा या ठोस बुद्धि है। और इसी का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण हो गया, ये हम कह सकते हैं ये ड्यू टू एनवायरमेंट है। या नर्चर हम कह लें, यानी यह वातावरण या पोषण के कारण है, जिसे हम ठोस बुद्धि कहते हैं, क्रिस्टल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका अंतर हमें देखने को मिलता है और पूछा यही गया था कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट किसमें हमें देखने को मिलता है। हमें परिवेश की भूमिका, वातावरण की भूमिका किसमें देखने को मिलती है। तो उत्तर यहां पर चौथा है, एक समान जुड़वा अलग अलग घरों में आएंगे तो उनकी बुद्धि लब्धि अलग अलग हमें देखने को मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स ट्रांसमिशन एंड, सामाजिकरण में सम्मिलित है। तो सामाजिकरण में हम विभिन्न तरह के लैंगिक जो भूमिकाएं हैं उनको
न केवल सांस्कृतिक संचरण करते हैं बल्कि अपनाते हैं। और इन लैंगिक भूमिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन लैंगिक भूमिकाओं को हम कहते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का व्यक्तिक विकास जो हम देखने को मिलेंगे। तो यहां पर उत्तर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। हमें अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग पहचान सामाजिकरण के कारण मिलती है, जिसका संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें होते हुए दिखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A teacher shows that two identical glasses filled with an equal amount of juice in them she empties them into different glasses, one of which is taller and the other is wider. एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है और दो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह इन्हें दो भिन्न गिलासों में डालती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। She asks her class to identify which glass would have more juice in it. वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। अब ये जो हमारे पास यहां दिया गया है कि बच्चा जो चीजें एक गिलास से दूसरे गिलास में दी गई हैं और उसको पहचानता नहीं है, इस लक्षण को कहा जाता है कंजर्वेशन। इस लक्षण को कहा जाता है संधरण। अब संधरण हमें ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, कहीं पर संधरण है ही नहीं ऑप्शन में, कंजर्वेशन नहीं है। ये जो बच्चों की कठिनाई है, ये जो हम बच्चों की कठिनाई देखते हैं, इस कठिनाई को ये संधरण की कठिनाई है। बच्चा डिफिकल्टी इन डीलिंग विद कंजर्वेशन, बच्चा कंजर्वेशन को अभी नहीं समझता कि अगर हम कितनी भी अदला बदली करेंगे तो हमारे पास जो मात्रा है, मात्रा बदलेगी नहीं। तो ये वॉल्यूम का कंजर्वेशन है, ये वॉल्यूम का कंजर्वेशन बच्चा नहीं कर पा रहा। अब वॉल्यूम का कंजर्वेशन बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बच्चा अपने हिसाब से आंसर देता है। तो वो आंसर किस में दे रहा है? एक गिलास लंबा और एक गिलास छोटा, इन दोनों में से आंसर दे रहा है। बच्चा कैसे आंसर दे रहा है? बच्चा इसमें ज्यादा बताता है, कोई कंजर्व नहीं कर पा रहा। अब बच्चा अगर किसी एक में ज्यादा बताता है तो ये जो लक्षण होता है, इस लक्षण को कहा जाता है क्या? परसेप्चुअल डोमिनेशन। इसे कहा जाता है प्रत्यक्षीकृत आरोपण। और ये जो लक्षण है परसेप्चुअल डोमिनेशन, ये बच्चे के ईगोसेंट्रिज्म से निकलता है, ये बच्चे के अहम केंद्र से निकलता है, जिसमें बच्चा अपने दृष्टिकोण से विभिन्न प्रत्यक्षीकरण या संकल्पना का निर्माण करता है और उसमें मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, बहुआयामी चिंतन का अभाव दिखता है। वो केवल एक आयामी चिंतन करता है, जो कि सेंट्रिज्म कहलाता है, जो कि केंद्रिकता कहलाता है। तो परसेप्चुअल डोमिनेशन रखेगा, प्रत्यक्षीकृत आरोपण या इसके लिए भावी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। एक और हिंदी दी जाती है इसकी, एक और हिंदी इसके लिए कहीं कहीं देखने को मिलती है, भावी प्रत्यक्षीकरण। अपने ईगोसेंट्रिज्म में वो किसी एक आयाम को चुनकर उसके हिसाब से परसेप्शन करेगा, उसके हिसाब से संकल्पना बनाएगा। तो उसने किस आयाम को चुना? उसने आयाम चुना ये ज्यादा लंबा है और ये कम लंबा है। तो यहां पर इसीलिए वो चुनता किसको है कि हाइट किसकी ज्यादा है? लंबे वाले गिलास की ज्यादा हाइट है। और इस हाइट के आधार पर वो केंद्रिक किसको चुनता है? तो केंद्रिकता उसकी है, केंद्रिकता उसने चुनी ऊंचाई को, और इसके हिसाब से इसने उत्तर दिया। जो उसका सेंट्रिज्म है, वो सेंट्रिज्म किसको चुन रहा है? सेंट्रिज्म वो चुनता है विच ग्लास इज टॉलर। टॉलर ग्लास के हिसाब से वो फिर जूस के
जो हमारा कंटेंट है, जूस किसमें ज्यादा और किसमें कम है, इसको वो मान रहा है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म है। अब इसका कारण भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है कंजर्वेशन। इस कंसेप्ट का जो बिल्कुल हम देखेंगे कि सटीक उत्तर है वो होता संधारण। बच्चे संधारण का अभाव दिखा रहे हैं, कंजर्वेशन का लैक दिखा रहे हैं, डिफिकल्टी दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बच्चा उत्तर दे रहा है इसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, इसे केंद्रिकता कहते हैं। बच्चा इसकी कठिनाई दिखाता है और केंद्रिकता में बहुआयामी अभाव देखने को मिलेगा, मल्टी डायमेंशनल एब्सेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए बच्चा वन डायमेंशन या सेंट्रिक आंसर देता है, बच्चा एक आयामी या केंद्रिक उत्तर देता है, और वो केंद्रण में उसका अहम केंद्रण होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे उत्तर तीसरा है। Karnail Singh does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which of the Kohlberg's stage of moral development? कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। यहां अगर हम देखें तो जो कर्नैल सिंह है, कर्नैल सिंह इज थिंकिंग बियॉन्ड द सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। कर्नैल सिंह सरकार को समर्थन देने से आगे की बात सोचते हैं और कहते हैं इन्हें समर्थन नहीं देना। यानी जो कन्वेंशनल मोरालिटी है हमारी, जो परंपरागत नैतिकता है, जिसमें व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन लेता है, परंपरागत नैतिकता होती है जिसमें व्यक्ति कानून और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास दिखाता है, लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। उससे आगे निकल चुके हैं कर्नैल सिंह, और उससे आगे निकल चुके हैं, इसलिए यहां पर उत्तर हमें क्या देखने को मिलेगा? पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें वो बियॉन्ड सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें वो सामाजिक व्यवस्था के आगे की बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में करप्शन है, सामाजिक व्यवस्था में अननेसेसरी वर्किंग है, सामाजिक व्यवस्था में वो बात करते हैं जो सोशल ऑर्डर है उसमें हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, उसमें अनावश्यक खर्च देखने को मिलता है, इसलिए इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है और तब तक मैं आयकर नहीं दूंगा। तो ये हमारे पास उत्तर परंपरागत, पश्च परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल हमें मोरालिटी दिखती है। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। तो साथियों ये था आज का 5 का पंच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और आपके अवबोधन को और प्रयोग को बढ़ाने में, विकसित करने में आपकी सहायता करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को डेवलप करने में ये क्वेश्चन आपकी सहायता करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर अगली कड़ी में मिलते हैं साथियों। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से अपेक्षा रहेगी निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करेंगे। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।